तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 4 है और आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो आपका इकोनॉमिक्स जो है वो आपका 4 ग्रुप में बटा हुआ है, जिसमें पहला ग्रुप जो है वो आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें देखिएगा तो आपका टोटल 12 टॉपिक इसमें देखने को मिलते हैं। और इन 12 टॉपिक का अगर हम एक बार लिस्ट आपको बता दें तो आपको सहूलियत होगी। अगर हम लोग पहला टॉपिक देखिए तो वह है आपका नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। दूसरा टॉपिक है आपका इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तीसरा टॉपिक है आपका डेमोग्राफिक फीचर्स यानी कि जनसांख्यिकीय विशेषताएं। चौथा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी यानी कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पांचवा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था। छठा टॉपिक है आपका पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। सातवां टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि लोक व्यय या फिर इसी को ही सार्वजनिक व्यय कहते हैं। आठवां टॉपिक है आपका बजट। और 9 नंबर का टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। इसके अलावा 10 नंबर टॉपिक देखिएगा तो वह है आपका सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप यानी केंद्र और राज्य के मध्य में वित्तीय संबंध। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग पब्लिक फाइनेंस यानी कि जो है वो वित्त आयोग के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा टॉपिक नंबर 11 की ओर चले तो वह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में जो मौद्रिक जो प्रणाली है इसका क्या संरचना है और साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे हम लोग इंडिया में। इसके अलावा लास्ट टॉपिक नंबर 12 जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है यानी कि भुगतान असंतुलन की समस्या। तो इस तरह से देखिएगा तो ग्रुप ए बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें टोटल 12 जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं बड़े बड़े, और इस टॉपिक से भी कई सारे जो है वो सब टॉपिक बनते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक था राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, वो आपका पिछले 3 क्लास में क्लास 1, 2 और 3 में 3 क्लास में देखिएगा तो आपका नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया है। और अब जो है वो नेशनल इनकम से संबंधित कुछ लेटेस्ट जो भी चेंजेस हुए हैं 2025 में या फिर 2026 में, तो वो हम लोग करंट के सेक्शन में उसको हम लोग ऐड करके आगे देख लेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था और आपका जो भी वहाँ पढ़ना था वो हम लोग देख चुके हैं पिछले 3 क्लास में। और इससे बारे कुछ और भी है इसके बारे में, जैसे कि देखिए कि जीडीपी में कैलकुलेशन करने में जो एक और नया मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्रॉस डिफ्लेशन मेथड, इसको ऐड किया गया है। तो वो सब मेथड क्या है क्या नहीं है, इन सभी को हम लोग आगे वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि ग्रॉस नहीं मतलब कि डबल डिफ्लेशन मेथड, इसको ऐड किया गया है। साथ ही साथ देखिएगा कि आपका जो बेस ईयर है यानी कि आधार वर्ष, इसमें परिवर्तन किया गया है। तो इन सभी के बारे में हम लोग वहाँ पे उसको डिटेल से आगे कभी उसको देख लेंगे, ठीक है। ये एक बार आपका बेसिक पूरा ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर ग्रुप ए के बारे में जो भी लेटेस्ट आपका टॉपिक से संबंधित जो भी आपका न्यूज़ होगा सभी 12 टॉपिक का, वो हम लोग एक अलग से सेक्शन में मतलब कि क्लास उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम तो आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इन्फ्लेशन की ओर चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन है यानी कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो आपको ये पता है कि सामान्य कीमत स्तर में जब वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो भी सामान्य कीमत स्तर अभी चल रहा है, जैसे कि अभी हम आलू खरीदने के लिए जा रहे हैं, आलू जो है वो हमको 10 रुपये के जी मिल रहा है। आज से 2 महीने बाद अचानक आलू का रेट जो है बढ़ जाएगा। आलू फिर हमको जो अभी 10 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये के जी पर के जी, वो हमको मिलेगा 40 रुपये पर के जी। तो यानी कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो गया है। तो इसी को ही हम लोग आसान भाषा में मुद्रास्फीति यानी कि इसको महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कि कीमत स्तर में वृद्धि यानी कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाता है। और ये जो वृद्धि है वो आपका क्रमिक होना चाहिए, एकाएक नहीं। यानी कि आज 5 रुपये के जी है, कल एकाएक 50 रुपये के जी हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्रमिक होता है। आज 10 रुपये बढ़ा है, 10 रुपये है तो कल 12 रुपया, फिर 15 रुपया, फिर 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, ऐसे करके क्रमिक बढ़ेगा। तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि ये आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। और ये जो है वो आपका क्रमिक होता है और सापेक्षिक रूप से अधिक समय के लिए होता है, ठीक है ना। ये सापेक्षिक रूप से देखिएगा तो ये लंबे समय तक ये मुद्रास्फीति बना हुआ रहता है। और ये आपका सतत है और ये आपका अनियंत्रित है। फिर इसको कुछ तरह से हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल देखिए, कीमत स्तर में अगर अचानक वृद्धि हो जाएगा तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि यदि एक ही गुड्स प्लस सर्विसेज में इंक्रीज, तो इसको भी इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। देखो, अगर एक वस्तु और सर्विसेज के दाम में अगर प्राइस में अगर दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। बहुत सारे अप्रोक्स लगभग सभी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर
अचानक भी हो, किसी भी मतलब कि अचानक की कीमत स्तर में वृद्धि हो जाए तो उसको भी लोग इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इसके अलावा केवल एक गुड्स एंड सर्विसेज का अगर दाम में वृद्धि हो रहा है तो उसको भी इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। ओवरऑल बहुत सारे या फिर लगभग सभी गुड्स एंड सर्विसेज का दाम अगर बढ़ रहा है देन वही आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि इन्फ्लेशन को कई सारे हम लोग मतलब कि उसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे कि आपका CPI, WPI। इसके अलावा एक आपका GDP डिफ्लेटर यानी कि मुद्रास्फीति, मतलब सॉरी GDP डिफ्लेटर यानी कि GDP अपस्फीति, इससे भी हम लोग इसको काउंट करते हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि कुल व्यय जो है वही आपका क्वांटिटी, कुल व्यय ही जो है वो आपका क्वांटिटी डिमांड है और कुल आय ही आपका क्वांटिटी सप्लाई है। यानी देखिए आप अगर व्यय कर रहे हैं यानी कि खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं मतलब चीज़ों को आप खरीद रहे हैं तो आप जो है वो आपका पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि जो खर्च हो रहा है वही आपका डिमांड से जुड़ा हुआ है यानी कि मांग से जुड़ा हुआ है। और जो आय आ रहा है यानी इनकम जो हो रहा है वो आप सप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को, तभी ना आपको आपके पास आय आ रहा है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आप जब चीज़ों का सप्लाई कीजिएगा, चीज़ों को बेचिएगा, दीजिएगा तो ही आपके पास पैसा आएगा। और जब आप चीज़ों को खरीदिएगा यानी कि मांग कीजिएगा, डिमांड कीजिएगा तो ही आपसे पैसा खर्च होगा। तो जो व्यय है यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो आपका मांग पक्ष यानी कि डिमांड पक्ष से जुड़ा हुआ है, जबकि जो आय है यानी कि जो इनकम है वो आपका सप्लाई यानी कि आपूर्ति पक्ष से जुड़ा होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में बताया जा रहा है कि इस साइड जो है वो आपका कुल आय, और कुल आय को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है कुल आय, और ये आपका कुल व्यय है। कुल आय और आपका ये कुल व्यय है। यहाँ पे आय और यहाँ पे व्यय के बारे में देखिएगा। व्यय जो है वो आपका मांग से यानी कि डिमांड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। व्यय जो है वो आपका डिमांड से जुड़ा हुआ है, जबकि आय जो है वो आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है। और ऊपर में ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं ये आपका है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। क्या है, तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। ठीक है, अब देखिए इस वाले लाइन में देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग एक सामान्य निश्चित मतलब कि कीमत पे किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा AD = AS है, यानी कि समग्र मांग जो है वो आपका समग्र आपूर्ति के बराबर है। A और D मतलब कि एग्रीगेट डिमांड्स यानी कि समग्र मांग, और A और S यानी कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र आपूर्ति। तो समग्र मांग और जो समग्र आपूर्ति है दोनों यहाँ पे क्या है, बराबर है। देन जब ये दोनों आपस में बराबर रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि ये जो स्थिति है जहाँ पे डिमांड भी बराबर है और सप्लाई भी बराबर है, तो ये जो स्थिति है ये आपका बोलते हैं कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर होता है। ये एकदम स्टेबिलिटी वाला, स्थिरता वाला स्थिति देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ग्राफ में हम लोग क्या दर्शा रहे हैं, तो कुल आय और कुल व्यय। आय जो है वो आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है यानी कि आपूर्ति से, और व्यय जो है वो आपका डिमांड यानी कि मांग पक्ष से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हम लोग कुल आय और कुल व्यय को दर्शा रहे हैं और एक तरफ हम लोग सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि को दर्शा रहे हैं या सामान्य कीमत स्तर को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जिस लाइन पे आपका AD यानी कि मांग और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है तो वो आपका AD = AS वाला कंडीशन बन रहा है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, यानी कि वो मतलब कि अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर स्थिति देखने को मिलता है। इस लाइन को याद रखिएगा। ये जो लाइन है याद हमेशा इसको ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो डिमांड कर्व जो है यानी कि मांग जो कर्व है वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा ऐसा। ठीक है, और सप्लाई कर्व जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा ऐसा। ठीक है, इस लाइन को भी, ये छोटा बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नोट में बताया जा रहा है कि जो आपका मुद्रास्फीति है वो आपका समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स ये जब ज़्यादा होगा और समग्र आपूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जब कम हो जाएगा तो ये स्थिति जो है वो मुद्रास्फीति कहलाएगा। मीन्स मांग ज़्यादा तथा आपूर्ति कम हो तो यही आपका इन्फ्लेशन हो जा रहा है। देखिए सामान्य इसको एक नॉर्मल समझिए, जब AD जो है वो AS के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये इकोनॉमी के लिए बेहतर स्थिति है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा तो यहीं से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और वहीं पे देखिएगा डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये जो डिफ्लेशन वाला जो है पॉइंट ये हम लोग को टॉपिक में नहीं दिया हुआ, ये डिफ्लेशन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल इन्फ्लेशन पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है और चीज़ों का सप्लाई बहुत कम हो रहा है देन ऐसे में उसका दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो आपका इन्फ्लेशन का पार्ट हो गया। डिमांड हो ही नहीं रहा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है देन उसका दाम गिर जाएगा, वो आपका डिफ्लेशन है। देखते होंगे कि गर्मी में टमाटर का जो प्राइस है ये सब
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना कि 120 रुपये 130 रुपये किलो बढ़ जाता है। ठीक है। और वहीं जब ठंडा आता है, जब टमाटर मार्केट में एक्सेस हो जाता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, देन ऐसे में देखिएगा कि आपको 5 रुपये के जी 10 रुपये के जी टमाटर मिल जा रहा है, 10 रुपये में 2-2 के जी टमाटर मिल जा रहा है, ऐसा भी स्थिति आ जाता है। ठीक है ना। तो ये स्थिति क्यों आ रहा है, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू सोचने का प्रयास कीजिएगा। मांग बढ़ रहा है और मांग बढ़ रहा है और आपका आपूर्ति कम है, तो ये स्थिति जो है वो आपका मुद्रास्फीति की आ जाएगी। वहीं डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका डिफ्लेशन का स्थिति आ जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि विभिन्न वस्तुओं के औसत मूल्य को ही जो है वो हम लोग सामान्य कीमत कहते हैं। तो अलग अलग गुड्स है, अलग अलग सर्विसेज है, सभी का जो औसत मूल्य है, जो एवरेज प्राइस है, उसी को ही हम लोग सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। तो यहाँ तक का लाइन आपको समझ में आ गया है। तो मुद्रास्फीति क्या है, तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगा, लेकिन वो क्रमिक होगा और सापेक्षिक रूप से अधिक समय के लिए होगा। साथ ही साथ अगर एक कीमत स्तर में मतलब एक गुड्स एंड सर्विसेज के कीमत स्तर में वृद्धि होगा तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत सारे लगभग सभी गुड्स एंड सर्विसेज का दाम बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर कीमत स्तर में अचानक वृद्धि हुआ तो वो भी आपका इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, थोड़ा लंबे समय के लिए चलना चाहिए और क्रमिक होगा तभी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते आगे देखते हैं। AD इज इक्वल टू AS के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कंडीशन बनता है। AD मतलब क्या समझाया गया था आपको, AD मतलब कि समग्र मांग, और AS मतलब समग्र आपूर्ति। तो बताया जा रहा है समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर 3 तरह का कंडीशन बनता है। एक जगह देखिएगा कि समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर है, तो इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा स्थिति माना जाता है। एक होता है जहाँ पे समग्र मांग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, तो इसको हम लोग जो है वो मुद्रास्फीति कहते हैं। देन ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, इसको हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं इसको हम लोग, यानी कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। यहाँ यानी कि ये एक ऐसा स्थिति है, ऐसा कंडीशन बन जा रहा है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, यानी कि एक्सेस डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो AD ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से, तो ये हम लोग जो है इसको हम लोग मुद्रास्फीति कहेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि मुद्रास्फीतिक अंतराल इसी को ही कहा जाता है। ठीक है। एक और कंडीशन बनता है जहाँ पे देखिए समग्र मांग जो है वो कम हो जाएगा, समग्र आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। डिमांड ज़्यादा आपूर्ति कम, उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, और डिमांड कम आपूर्ति ज़्यादा, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन, यानी कि क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अविस्फीति। क्या बोलेंगे, अविस्फीति। ठीक है ना। तो एक को बोलते हैं मुद्रास्फीति, एक को बोलते हैं हम लोग मुद्रा अविस्फीति। ठीक है ना। और ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, केवल हम लोगों को इन्फ्लेशन पढ़ना है और हम लोगों को डिफ्लेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जो समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया, समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो गया है, और इसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, जो है वो मुद्रास्फीति कह रहे हैं। इसमें भी आपका 2 कंडीशन और बनेगा, फिर से समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, इसमें भी आपका 2 कंडीशन और बनेगा। एक क्या रहेगा, देखिए, एक कंडीशन बनेगा कि समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है और आपूर्ति जो है वो आपका समग्र मांग में वृद्धि जो है, समग्र मांग में जो वृद्धि है वो ज़्यादा हो गया है और आपूर्ति आपका जो है वो कांस्टेंट है। दूसरा कंडीशन बनता है कि समग्र मांग ही आपका कांस्टेंट है और आपूर्ति में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। 2 कंडीशन बनता है। देखिए, चीज़ों का डिमांड में देखिएगा 2 तरह का कंडीशन बनता है। किसी भी चीज़ का प्राइस 2 कंडीशन से बढ़ता है। आप इसको इन सिंपल लैंग्वेज में समझिए। कभी कभी देखिएगा कि मार्केट में जो सामान कम आएगा तो उस चीज़ का दाम मार्केट में वो चीज़ कम आ रहा है। जैसे कि अभी देखिएगा, अभी सीजनल कोई फल है, जैसे कि अभी कोई सब्जी है, जैसे कि फूलगोभी वगैरह, वो भी तो ठंडा वगैरह में ज़्यादा आता है, बरसात के बाद ज़्यादा आता है। अभी देखिए गर्मी में फूलगोभी वगैरह का सीज़न नहीं है, तो दिन अभी सीज़न में नहीं है, तो वो अभी अगर मार्केट में आ रहा है तो बहुत कम मात्रा में आ रहा है, तो उसका दाम भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ये पहला कंडीशन बन जा रहा है। आपूर्ति कम है और डिमांड में वृद्धि हो रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि आपका मांग तो कांस्टेंट है लेकिन आपूर्ति में ही कमी हो जा रहा है। मांग तो ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है, मांग घटा भी नहीं है, जो मांग था वही मांग है, लेकिन देखिएगा कि मार्केट में वो चीज़ आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा भी कंडीशन होता है।
तो दो तरह का कंडीशन बनता है, एडी जो है वो ग्रेटर देन ए से, यानी कि मुद्रास्फीति की जब स्थिति रहेगी तो ऐसे में भी दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन है कि समग्र मांग में वृद्धि हो जा रहा है और आपूर्ति जो है वो आपका कांस्टेंट है। दूसरा कंडीशन बन रहा है कि समग्र मांग में जो है वो नियत है, वो कांस्टेंट है, बट आपूर्ति में ही कमी हो जा रहा है। और आपूर्ति में कमी क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि जब समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है और आपूर्ति जो है वो आपका नियत है यानी कि कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसी को हम लोग कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, समग्र मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्यों हो रहा है? तो मांग में वृद्धि इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आय में वृद्धि हो रहा है, तो आपका मांग में भी वृद्धि होगा। और आपूर्ति यहाँ पे नियत है, तो ये भी इन्फ्लेशन का ही कारण बन रहा है, और इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका मांग पक्ष से जुड़ा हुआ है। क्लियर? दूसरा कंडीशन है कि मांग तो भैया कांस्टेंट है बट आपूर्ति ही कम हो जा रहा है, तो ऐसे में फिर दाम बढ़ेगा। फिर बोला जा रहा है कि आपूर्ति कम क्यों हो रहा है? तो याद रखिए आपूर्ति कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि हो जा रहा है। उत्पादन लागत क्या क्या है? तो चार चीज़ है, भूमि, श्रम, पूंजी और आपका उद्यम। तो भूमि के लिए आपको रेंट देना होगा, श्रम के लिए आपको वेजेस देना होगा, और आपका पूंजी लीजिएगा तो पूंजी के लिए आपको इंटरेस्ट देना होगा, और साथ ही साथ आपका जो लाभ है। तो इन चारों को हम लोग उत्पादन लागत बोलते हैं। और जब उत्पादन लागत में यानी कि रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, वेजेस ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ऐसे में देखिए कि आपका इन चारों में किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ यानी कि वृद्धि हुआ तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगा, और जब उत्पादन लागत में वृद्धि होगा देन उत्पादन लागत क्या हो जाएगा? तो इससे उत्पादन जो है वो उत्पादन कमी हो जाएगा। उत्पादन लागत कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन में ही कमी आ जाएगा। देखिए ये लाइन यहाँ पे लागत हटा दीजिए, ये लागत नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए जब किसी भी फैक्ट्री का जो मालिक है उसको चीज़ों को उत्पादन करने में उसको ज़्यादा पैसा लगेगा, देन ऐसे में वो चीज़ों का उत्पादन करेगा क्या? नहीं करेगा। पहले उसको मजदूर मिल जाता था एक दिन में 500 रुपये करने के लिए, और अब मजदूर जो मिल रहा है एक दिन काम करेगा वो लेगा 800 रुपया, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है ना। तो जब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वो उत्पादन कम करेगा, और जब उत्पादन कम करेगा तो देखिए कि वो भी आपका डिमांड बढ़ ही रहा है ना, मतलब ये डिमांड नहीं, मतलब वहाँ पे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जो हम बता रहे हैं वो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हम जो बोल रहे हैं सो ये तो आपका किताबी लैंग्वेज हो गया है, इसको आप हटा दीजिए। हम क्या बोले हैं? समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पे तीन तरह का कंडीशन बनता है। पहला बोले, जब समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरा बोले, समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, तो उसको हम लोग बोलेंगे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का स्थिति आ गया। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि मुद्रास्फीतिक अंतराल। ठीक है। तीसरा कंडीशन, जब समग्र मांग कम हो जाएगा और समग्र आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा अविस्फीति, और ये हम लोग को सिलेबस में पढ़ना नहीं है तो इसके लिए हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। अब आइए, जो आपका समग्र मांग ज़्यादा है समग्र आपूर्ति से, इसमें भी आपका दो तरह का कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन है कि समग्र मांग में वृद्धि हो गया है लेकिन आपूर्ति आपका नियत है यानी कि कांस्टेंट है। अब सवाल उठता है कि समग्र मांग में वृद्धि क्यों हुआ है? तो मांग में वृद्धि तभी होगा जब लोगों के पास पैसा आएगा, यानी कि आय में वृद्धि होगा तो मांग में भी वृद्धि हो जाएगा। मांग में वृद्धि हो गया लेकिन आपूर्ति तो आपका कांस्टेंट है, देन ऐसे में आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कंडीशन है कि समग्र मांग तो कांस्टेंट बना हुआ है बट आपूर्ति ही कम हो गया अब। और आपूर्ति कम क्यों हुआ है? क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि हुआ है। उत्पादन लागत कौन कौन है? तो आपका है किराया, आपका है मजदूरी, आपका है ब्याज, आपका है लाभ, यानी कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर इन चारों में किसी भी तरह का चेंजिंग हुआ यानी कि इनका जो दाम अगर बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगा। और जब कभी भी उत्पादन लागत में वृद्धि होगा तो उत्पादन जो है वो आपका उसके द्वारा कम कर दिया जाएगा, उत्पादन होगा ही नहीं, तो उत्पादन में कमी हो गया है यानी कि आपूर्ति में कमी हो गया है। और जब आपूर्ति में कमी हो गया है और मांग तो बना ही हुआ है, तो ऐसे में जो मुद्रास्फीति जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर? तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो आपूर्ति तो वहाँ पे नियत है लेकिन वहाँ पे मांग में वृद्धि हो गया है, तो
तो मांग पक्ष से जुड़ा हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मांग ज़्यादा हो जाएगा, आपूर्ति नियत रहेगा, तो उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। लेकिन जब आपका मांग कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, लेकिन आपूर्ति में ही कमी हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी कि आपका इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के, एक मिनट रुकेगा। जैसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, उसी तरह हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। और जो लागत जनित मुद्रास्फीति है वो आपका आपूर्ति यानी कि सप्लाई पक्ष से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, क्लियर? अब हमको नहीं लग रहा कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका मांग पक्ष से जुड़ा होगा, जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो आपका आपूर्ति पक्ष से जुड़ा होगा। आगे आइए, नोट में लिखा हुआ है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है वो देख लीजिए। इन्फ्लेशन समझे हम लोग कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक उसी तरह डिफ्लेशन यानी कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। और द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, वो आपका हो जाएगा इन्फ्लेशन का। क्लियर? आगे देखिए, मीन्स सामान्य कीमत स्तर में जब कमी हो जाएगी और लगातार कमी हो रही है, वो भी क्रमिक रूप से कमी हो रही है, क्रमिक यानी कि सीक्वेंस में कमी हो रही है, तो ये आपका मुद्रा अविस्फीति कहलाएगा, यानी कि डिफ्लेशन कहलाएगा। और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है, वो भी क्रमिक रूप से, तो ये आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। और सामान्य कीमत स्तर में अगर कमी हो रहा है वो भी क्रमिक रूप से, तो ये आपका डिफ्लेशन कहलाएगा। आगे देखिए, गवर्नमेंट चाहेगा हमेशा कि जो है वो AD इज इक्वल टू AS, यानी कि समग्र मांग जो है वो आपका समग्र आपूर्ति के बराबर रहे। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा कि जो AD है वो AS के बराबर की स्थिति बनी रहे, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। हालांकि अधिकांश समय में या तो समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, या फिर समग्र मांग जो है वो कम हो जाएगा समग्र आपूर्ति से। बोले ना कि गवर्नमेंट चाहता है कि AD इज इक्वल टू AS, ये वाला कंडीशन बना रहे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और हालांकि अधिकांश समय के लिए देखिएगा तो आपका कहीं पे AD जो है वो ज़्यादा रहेगा AS से, या फिर AD कम रहेगा AS से, यही होता है। यहाँ पे WPI और CPI लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये सभी जो है वो मुद्रास्फीति को काउंट करने का तरीका है। मुद्रास्फीति को 3 तरीके से काउंट किया जाता है। एक तो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा है आपका GDP डिफ्लेटर। वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का जो लाइन था वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसके अलावा लागत जनित मुद्रास्फीति, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन तीनों में क्या अंतर है अभी बताया गया है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका मांग पक्ष से जुड़ा हुआ है, जबकि लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो आपका सप्लाई यानी कि आपूर्ति पक्ष से जुड़ा होता है। और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आपका किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति होता है। अब यहीं पे समझाया गया इसको। तो बोला जा रहा है कि मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो आपका व्यय यानी कि आपका मांग पक्ष से जुड़ा हुआ। मांग का कब होगा? जब आप चीज़ों का मांग करेंगे यानी उसको खर्चा कर रहे हैं तभी। और जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो आपका डिमांड ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो आपका आय पक्ष से जुड़ा हुआ है। आय यानी कि सप्लाई। अभी स्टार्टिंग में आपको वो बताया गया था ना, स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो आपका व्यय है यानी कि जो आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों का मांग कीजिएगा तभी ना खर्च कीजिएगा। और आय यानी कि जब चीज़ों का आपूर्ति कीजिएगा, चीज़ों का बेचिएगा, तभी ना आपके पास आय आएगा। तो व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है, और आय जो है वो आपका आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे कैसे बोले वो समझिए। व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है, और जो मांग जो है वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल व्यय भी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन से जुड़ा होगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह आय जो है वो आपका आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, और आपूर्ति जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आय भी जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जुड़ा होगा। कैसे बोल रहे हैं? ए जो है वो बी का दोस्त है, और बी जो है वो सी का दोस्त है, तो ओवरऑल ए जो है वो सी का दोस्त हुआ कि नहीं हुआ? तो बस यही वाला यहाँ पे बतलाया गया है, और कुछ भी नहीं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो व्यय यानी कि मांग से जुड़ा हुआ है। मीन्स व्यय यदि बढ़ेगा तो लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, और लोगों की आय जब वृद्धि होगी तो ओवरऑल उपभोक्ता से ये संबंधित है। तो कहने का मतलब है जो आपका देखिए, ऐसे समझिए,
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति व्यय से जुड़ा हुआ है, और जो व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है। और मांग जो है वो आपका कब होगा, जब लोगों की आय वृद्धि होगी। और लोगों की आय यानी कि लोग, वो उसको खर्च कौन करेंगे, लोग करेंगे, यानी कि उपभोक्ता खर्च करेगा। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अब उपभोक्ता से संबंधित होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये भी होगा, सही बात है। फिर से समझिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका, एक मिनट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है आपका व्यय से जुड़ा हुआ है। और व्यय जो है, कहने मतलब व्यय जो है, अगर खर्चा यानी कि व्यय बढ़ेगा तो लोगों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। तो ओवरऑल उपभोक्ता से संबंधित होगा ये कौन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये किससे संबंधित है, उपभोक्ता से। इसके अलावा लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये आपका उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और उत्पादन जो है वो आपका आय से जुड़ा हुआ है, और आय जो है वो आपका सप्लाई यानी कि आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन से, आय से, आपूर्ति, तीनों से जुड़ा रहेगा। तो लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन ऑब्लिक आय से जुड़ा हुआ है। और उत्पादन जो है वो आपका प्राइवेट, गवर्नमेंट कोई भी कर सकता है। ओवरऑल लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो आपका उत्पादक से संबंधित होगा। सिंपल सी बात है, उत्पादक से संबंधित है, उत्पादक से संबंधित है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन उपभोक्ता से संबंधित है, यानी उपभोक्ता ही ना मांग करेगा भाई। तो मांग कर रहा है मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो कौन मांग कर रहा है, उपभोक्ता कर रहा है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उपभोक्ता से संबंधित रहेगा। वहीं जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो किससे होगा, कि जब देखिएगा कि मांग तो बना हुआ है, नियत है, कांस्टेंट है, बट जो उत्पादक है यानी कि जो उत्पादन करने वाला जो उत्पादक है वो चीज़ों का उत्पादन कम कर रहा है। उत्पादन कम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका उत्पादन लागत में वृद्धि हो जा रहा है, देन वो उत्पादन कम करेगा। तो वो किससे जुड़ा हुआ है, उत्पादक से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उत्पादक से जुड़ा हुआ है, जबकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। कैसे, आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा ये भी बताए हैं कि जो आपका व्यय है वही आपका मांग है, और जो आपका मांग है वही आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका उपभोक्ता से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपका आय है वही आपका आपूर्ति है, और जो आपका आपूर्ति है वो कौन कर रहा है, तो वो उत्पादक कर रहा है। और उत्पादक जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, ऐसे समझिए ना, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तीनों में संबंध। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और तीसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो बोला जा रहा है कि ए डी जब ए एस के बराबर होता है, यानी कि मांग भी हो रहा है 100 वस्तु का और आपूर्ति भी हो गया 100 वस्तु का, देन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पहला चीज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब आइए दूसरा पॉइंट, बोला जा रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गया, उपभोक्ता का आय में वृद्धि हो गया है, और जैसे ही आय में वृद्धि हो गया तो समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। कैसे, पहले वस्तु का मांग था 100 वस्तु का, अब लोगों के पास पैसा आया है तो मांग भी बढ़ेगा। अब वस्तु का जो है मांग 120 वस्तु हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपूर्ति तो नियत है 100 वस्तु ही। तो ऐसे में मांग बढ़ गया है और आपूर्ति जो है वो आपका नियत है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुड्स का मांग बढ़ा है, तो ऐसे में प्राइस भी बढ़ेगा। अब प्राइस अगर नहीं बढ़ता, अगर आपूर्ति भी बढ़ जाता तो यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ता, बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मांग बढ़ गया है 100 से 120 वस्तु का, और आपूर्ति जो है वो वही है, 100 वस्तु का पहले भी था, 100 वस्तु का अभी भी है। तो यहाँ पे आपूर्ति एक ही है, नियत है, कांस्टेंट है, लेकिन मांग में वृद्धि हो गया है, जिसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि आपका उपभोक्ता साइड से जुड़ा है। क्योंकि उपभोक्ता क्या है में वृद्धि हुआ तो वो मांग में वृद्धि करेगा ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। यहाँ बोला जा रहा है कि लागत कारक यानी कि उत्पादक कारक कौन कौन है, रेंट है, वेजेस है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। अगर इन चारों में वृद्धि होता है तो उत्पादन में कमी होगा। क्यों होगा कमी, क्योंकि उत्पादन करने में आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उत्पादन कमी करेगा ना। और उत्पादन कम मीन्स आपूर्ति कम, और जब आपूर्ति कम तो समग्र मांग मान लीजिए 100 ही है, लेकिन आपूर्ति अब 100 की जगह में 80 ही हो रहा है आपूर्ति। तो यहाँ पे देखिए कि मांग तो नियत है बट यहाँ पे आपूर्ति कम हो गया है। मांग नियत है क्योंकि आय जो है इनकम जो नियत है, बट यहाँ पे सप्लाई में कमी हो गया। सप्लाई कम क्यों हुआ, क्योंकि उत्पादन करने का जो कारक था उसमें वृद्धि हो गया, उत्पादन कारक में वृद्धि हो गया। देन उत्पादक जो है यानी जो उत्पादन कर रहा है चीज़ों का वो कम उत्पादन करेगा तो आपूर्ति कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि मांग जो है वो कांस्टेंट है लेकिन आपूर्ति में ही कमी हो गया है। तो ये जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका उत्पादक से जुड़ा हुआ है।
जबकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन उपभोक्ता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उपभोक्ता ही डिमांड कर रहा था ना। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये उत्पादक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्पादक ही कम उत्पादन किया है। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। शहरों में जब देखिएगा कि ये शहरों में बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है और पैसा है, इनकम है, तो लोग मांग कर रहे हैं। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका शहर यानी कि अर्बन एरिया से जुड़ा हुआ है। जबकि अगर गाँव में देखिएगा तो लागत जनित जो मुद्रास्फीति है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। दिन वहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन नहीं पहुँच पाता है। दिन महंगाई वहाँ पे जाता है, जैसे कि वहाँ पे चीज़ों का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो चीज़ें जो है वो आपका शहरों से गाँव में जाता है। दिन ऐसे में वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज बढ़ जाता है, जुड़ जाता है। तो ऐसे में देखिए कि गाँव में जो है वो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि शहरों में जो है वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। उत्पादक या उपभोक्ता की बात कीजिएगा तो उत्पादक उपभोक्ता में कौन कौन आएगा, तो व्यक्ति आएगा, फर्म आएगा, सरकार आएगा, सभी ये सभी कुछ आएंगे। उत्पादक में भी और आपका उपभोक्ता में भी ये सभी आएंगे। तो समझ में आया। तो भारत में दो तरह का मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। पहला है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता ही डिमांड करेगा। और उपभोक्ता डिमांड क्यों करेगा, क्योंकि उसके आय में वृद्धि होगा। और कॉस्ट पुल नहीं होगा, यहाँ पे कॉस्ट पुश होगा। तो कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है वो आपका ये उत्पादक से जुड़ा होगा, क्योंकि उत्पादक ही जो है वो कम उत्पादन करेगा। समझ में आया ये लाइन आपको? अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, और ये सब चीज़ें एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा ना, रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपको फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना परेशानी होगा ही नहीं फिर। अब इसका हम लोग डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि जिस कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होती है, तो उस स्थिति को हम लोग सामान्य कीमत स्तर कहा जाता है। क्या बोले हम? जिस कीमत स्तर पे वस्तु और सेवाओं का जो समग्र मांग है वो समग्र आपूर्ति के बराबर हो, यानी कि एडी जो है वो आपका एएस के बराबर हो, जिस सामान्य कीमत स्तर पे, जिस कीमत स्तर पे, तो उसी को ही हम लोग सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। यानी कि जिस प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज का समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो, तो उस स्थिति को हम लोग सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। समझ में आ गया सामान्य कीमत स्तर क्या है? दूसरा, मुद्रास्फीति जो है वो एक आपका आर्थिक परिघटना है, यानी कि इकोनॉमिक इंसिडेंट है, जिसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक एवं लगातार वृद्धि होती है, जिसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो मुद्रास्फीति जो है वो आपका एक आर्थिक परिघटना है, और इसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि तो होती है, बट वो आपका लगातार वृद्धि होती है, और वो भी क्रमिक वृद्धि होती है, और इसको कंट्रोल करना अत्यंत कठिन होता है। बट ये नहीं बोले कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना अत्यंत कठिन होता है। ठीक है ना, इसको समझिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट मुद्रास्फीति के बारे में बोला जा रहा है। मुद्रास्फीति के बारे में कि मांग में वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रहा है। मुद्रा की आपूर्ति यानी कि आय, यानी कि लोगों के पास इनकम जो है, आय जो है, आय बढ़ गया है, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो मांग में वृद्धि, तो इससे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा, ना कि मतलब ये मांग में वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रहा है, यानी कि लोगों पर पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में लोग डिमांड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, मुद्रा के अगर मूल्य में कमी हो रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ करेंसी जो है वो आपका सेम है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रहा है, और क्रय क्षमता में कमी हो रहा है। देखिए, मांग में वृद्धि हो रहा है, तो इसके मतलब कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रहा है। और अगर बोला जा रहा है कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो रहा है, यानी कि पैसा मुद्रा के मूल्य में कमी हो रहा है, यानी कि उसका जो क्रय क्षमता था वो कम हो रहा है। जैसे कि पहले आप 10 रुपये लेके जाते थे, तो आप दुकान से 2 को 5-5 रुपये वाला पेन खरीद के आते थे, बट आप 10 रुपये लेके जाते हैं, आप पेन का दाम 8 रुपया हो गया है, तो आप 8 रुपया में एगो पेन खरीदते हैं, और आप मात्र 2 को टॉफ़ी खरीद लेते हैं 1 रुपया वाला। तो समझिए कि मुद्रा तो वही है, पैसा तो वही है, 10 रुपये पहले भी था, 10 रुपये अभी भी है। 10 रुपये में पहले 2 को पेन आता था, अब 10 रुपये में एक ही पेन आ रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया यहाँ पे कि मुद्रा के मूल्य में कमी, मतलब कि क्रय क्षमता में कमी आ रहा है। तो मतलब कि वो अब मतलब कि उतने ही पैसा में वो नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको मतलब कि उसका क्रय क्षमता जो है कम हो जा रहा है। यही आपका इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है।
समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि 2024 में पेन का मूल्य था 10 रुपया, 2028 में पेन का प्राइस हो गया 12 रुपया। तो पहले जब 10 रुपया था 2024 में, तो उसको हम लोग 10 रुपये के नोट से खरीदे थे। बट अगर 2028 में जब आप 10 रुपये का नोट लेकर जाइएगा दुकान में खरीदने के लिए, तो वो पेन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेन जो है वो 10 से बढ़ के 12 रुपया हो गया है। ठीक है, तो उस पेन को आप नहीं खरीद पाइएगा, ठीक ना, बिकॉज पेन का प्राइस बढ़ गया है। तो था मुद्रा यानी कि जो नोट है इसका जो है क्रय क्षमता, इसमें सापेक्षिक रूप से कमी आई है। क्या लगातार कमी आएगी, सापेक्षिक रूप से कमी आएगी, एकाएक कमी नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो मांग में वृद्धि हो रहा है यानी कि आय में वृद्धि हो रहा है, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रहा है, तो आय में वृद्धि होगा, तो ऐसे में मांग में वृद्धि होगा। और मुद्रा के मूल्य में कमी यानी कि मुद्रा का जो है क्रय क्षमता वो है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 10 रुपये नोट पहले लेके जाते थे तो एक 10 रुपये वाला पेन खरीद लेते थे 2024 में, बट 2028 में आप 12 रुपये हो गया पेन का दाम, तो 10 रुपये का नोट आप खरीद पाने में सक्षम नहीं है। यानी कि पेन के प्राइस में वृद्धि हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ मुद्रा यानी कि जो नोट था आपके पास, उस नोट के क्रय क्षमता में भी सापेक्षिक रूप से क्या हुआ है, कमी हुआ है। सापेक्षिक रूप से क्या हुआ है, कमी हुआ है। और ओवरऑल क्रय क्षमता में कमी आने के कारण वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जो है वो बहुत लोग वंचित रह जाएंगे। अब देखिए, वस्तुओं और जो सेवा है, तो देखिए जब भी आप क्रय क्षमता में कमी होगा यानी कि जो पैसा का जो है मतलब कि खरीद पाने की जो क्षमता है वो जब भी कमी होगा, तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो वंचित यानी कि डिप्राइव सेक्शन है, वो क्या होंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पाने में क्या हो जाएंगे, वो सक्षम नहीं रह पाएंगे, यानी कि वो वंचित हो जाएंगे। मीन्स उनके लिए ये इन्फ्लेशन ही कहलाएगा ना ओवरऑल, तो उनके लिए क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहलाएगा। एक कोटेशन बोला जाता है कि मुद्रास्फीति जो है वो एक तरह से गरीबों यानी कि वंचितों के लिए एक तरह से ये कर है यानी कि टैक्स है, और ये अनवांटेड टैक्स है, ये पुअर लोगों के ऊपर अनवांटेड यानी कि बिना इच्छा का जबरदस्ती इनसे ऊपर जो है वो एक तरह से टैक्स लिया जा रहा है इनसे, समझिए वही चीज़ है। क्योंकि देखिएगा कि नोट का जो क्रय क्षमता था वो कम हो गया है। क्रय क्षमता में जैसे ही नोट का या तो मुद्रा का क्रय क्षमता में जैसे ही कमी आया, वैसे ही वस्तु और सेवाओं को उपभोग कर पाने से बहुत सारे लोग जो है वंचित हो गए। मीन्स उसके लिए यही इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या है वो देख लीजिए, इसको भी याद रखिएगा। मुद्रास्फीति की अगर स्थिति में मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आती है, और दूसरे शब्दों में जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मुद्रा का मूल्य और क्रय क्षमता में कमी आती है, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा अलग अलग तरह का डेफिनेशन से समझाया जा रहा है मुद्रास्फीति के बारे में। तो बोला जा रहा है कि सामान्य अगर मुद्रास्फीति के बारे में बोला जा रहा है कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है इसमें कमी आ जाएगी, और कहने मतलब है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हुआ, और जिसके सामान्य कीमत स्तर में जैसे वृद्धि हुआ तो उसके कारण मुद्रा का जो है मूल्य में और साथ ही साथ उसके जो क्रय क्षमता है इसमें कमी आ गई, तो यही जो स्थिति है वो आपका मुद्रास्फीति कहला रहा है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं हम कि मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आना या फिर सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होना और मुद्रा का क्रय क्षमता में कमी होना, यही आपका मुद्रास्फीति कहला रहा है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी को ही हम लोग जो है वो आपका महंगाई कहते हैं। महंगाई हो गया, चीज़ों का दाम बढ़ गया है, और जिसका जो प्रभाव है वो समाज के निम्न वर्ग पर पड़ता है। और महंगाई का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो आपका समाज के निम्न वर्ग, जो वंचित वर्ग है, इनके ऊपर ही पड़ता है। क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसके परिणाम स्वरूप उपभोग के महंगा होने के कारण समग्र उपभोग में भी कमी आती है। तो समग्र उपभोग में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। क्यों हो जा रही कमी, क्योंकि चीज़ों का जो है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण से देखिएगा कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसमें कमी आ रही है। दिन ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब जो है या फिर जो निम्न वर्ग है, वो आपका उपभोग महंगा हो गया है। दिन ऐसे में उनका जो समग्र उपभोग है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अलग अलग डायमेंशन में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो ठीक रहेगा। आगे बोला जा रहा है कि कभी कभी मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक हो जाती है कि जो मुद्रा की जो क्रय क्षमता जो है वो घटकर एकदम शून्य हो जाता है।
कभी कभी मुद्रास्फीति की जो दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि मुद्रा का जो क्रय क्षमता है ना एकदम जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा। और ऐसी मुद्राओं को परिचालन से फिर क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 50 पैसा, एग्जाम्पल के लिए 5 पैसा, ये सभी अब आ रहा है मार्केट में, नहीं ना, 1-2 रुपये तो अभी आ ही रहा है, बट आज से देखिएगा 20 साल 25 साल बाद देखिएगा ना कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया भी नहीं चलेगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि कभी कभी मुद्रास्फीति की दर में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि जो मुद्रा की जो क्रय क्षमता है वो घटकर एकदम शून्य हो जाता है, और ऐसी मुद्राओं को फिर परिचालन से उसको बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 50 पैसा, एग्जाम्पल के लिए 5 पैसा, ये सभी 58 54 ये सब हट गया ना। आगे देखिए, कीन्स के अनुसार, एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं कीन्स, तो बोला जा रहा है कि कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो क्या बोला जा रहा है कि कीन्स के अनुसार जो मुद्रास्फीति है एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है इसके कंपैरिजन में, इसके तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। और जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की तुलना में समग्र आपूर्ति की तुलना में समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी, और इसे ही हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ओवरऑल वही चीज़ है। किन्स साहब जो है वो बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति जो है वो एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है, इकोनॉमिक जो आपका कंडीशन है, एक ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की तुलना में, गुड्स एंड सर्विसेज की जो है सप्लाई है इसके तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। और जैसे ही मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा तो वो डिमांड करना चालू कर देंगे, और डिमांड करना जैसे ही चालू करेंगे तो आपूर्ति में तो आपका भैया आपूर्ति तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ गया है, तो देन ऐसे में तो आपका मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो सामने आ ही जाएगी ना। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मीन्स कहने का मतलब क्या है, आय बढ़ा यानी इनकम बढ़ा तो मांग भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हुआ ही नहीं है, तो महंगाई इन्फ्लेशन तो होगा ही ना। ये अकॉर्डिंग टू किन्स है। तो ये बोला जा रहा है कि किन्स के अनुसार मुद्रा की आपूर्ति, तो भैया उसके कंपेरिजन में, उसकी तुलना में बोला जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं की देखिए मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जा रहा है तो ऐसे में डिमांड ज़्यादा होगा, और वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति कॉन्स्टेंट है, नियत है, तो ऐसे में आपका मुद्रास्फीति आएगा। यानी कि वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति है वो आपका कांस्टेंट है यानी नियत है, लेकिन मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो गया, देन ऐसे में मांग भी ज़्यादा हो जाएगा, तो समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, तो वही आपका मुद्रास्फीति है किन्स के अनुसार। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब नोट, इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका 0 से लेके 3% के मध्य हो तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। अगर देखिएगा इन्फ्लेशन रेट अगर 0 से लेके अगर 3% के बीच में रहेगा तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रास्फीति की दर धीमी गति से यानी कि 0 से लेकर 3% की वृद्धि होती है, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जो दर है यानी कि इन्फ्लेशन जो रेट है वो अगर 0 से लेकर 3% की वृद्धि होती है तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक यानी कि बढ़िया माना जाता है, क्योंकि धीमी गति से बढ़ती जो मुद्रास्फीति है इसके कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन, इसके अलावा उपभोग, इसके अलावा रोजगार दर, इन सभी में वृद्धि होगा। तो देखिए, अगर मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो रही है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदे वाला चीज़ है। लेकिन अगर इसका दर अगर धीमी गति से रहा, तो अगर इसका दर मुद्रास्फीति का जो दर है वो आपका 0 से 3% के बीच में रहे तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इससे मतलब एक तरफ आपका मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, दोनों ऐसे में इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उपभोग कंजम्पशन भी बढ़ेगा, रोजगार दर यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट ये इसमें भी वृद्धि होगी। किंतु मुद्रास्फीति की दर जब 3% से अधिक हो जाती है तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति यानी कि हाई इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक अस्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है। जब 0 से 3 होगा तो लगभग वो AD = AS यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिरता का स्थिति रहेगा। लेकिन जैसे ही देखिएगा कि आपका ये AD ज़्यादा हो गया, समग्र मांग ज़्यादा हो गया समग्र आपूर्ति से,
तो ये, या फिर जैसे मुद्रास्फीति की दर 3% से ज़्यादा हुआ तो ये फिर नुकसान करने लगेगा आपकी अर्थव्यवस्था को। और उच्च मुद्रास्फीति के कारण देखिएगा कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी यानी कि आपका आर्थिक अस्थिरता की स्थिति जो है वो आपका उत्पन्न हो जाएगा फिर। और यहाँ से देखिएगा कि आपका प्रॉब्लम वगैरह जो है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा फिर प्रॉब्लम यहाँ से। और धीरे 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 ये देखिएगा कि ये सब जो प्रॉब्लम है वो आपका बढ़ते ही जाएगा, रुकने का नाम लेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो बातें हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ कुछ संकल्पनाएं होते हैं, उन संकल्पनाओं को हम लोग समझते हैं और उन संकल्पनाओं को जो है वो हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं। ये देख लीजिए मैप में ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से गया है, यहाँ पे देख लीजिए। ये छोटा ग्राफ पहले देखिए तब समझ में आएगा। ये देखिएगा कि नीचे से ये गया है इन्फ्लेशन, नीचे से गया है, ऊपर में हो गया आपका स्टैगफ्लेशन, ऊपर से नीचे आया तो उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, नीचे से ये नेगेटिव में गया तो पूरा इसको बोलेंगे डिफ्लेशन, पूरा एकदम नीचे में एकदम पूरा हायर जगह में चला गया उसको बोल देंगे हम लोग, जहाँ पे उत्पादन एकदम पूरा कम हो जा रहा है उसको बोल देंगे हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे, एक तरह से मंदी है, रिसेशन है। फिर वहाँ से जैसे फिर सुधार होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेशन, और सुधार होने के बाद फिर ये महंगाई बढ़ने लगे तो आपका इन्फ्लेशन, और यही जो है प्रक्रिया चलते रहेगा। ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको इन्फ्लेशन, एकदम पूरा चरम पहुँच गया तो उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, ऊपर से नीचे गिरा तो उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, नेगेटिव में गया तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, और फिर एकदम पूरा नेगेटिव में चल गया आपका अपना चरम स्तर पे तो उसको हम लोग बोल देंगे एक तरह से मंदी का स्थिति। उसके बाद यहाँ सुधार होगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेशन, रिफ्लेशन से फिर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, यही प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केवल आपको जानना है कंडीशन क्या क्या होता है। सो इन्फ्लेशन देखिएगा कि जब आपका दाम में वृद्धि होगा, और जब पूरा हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अधिकतम मुद्रास्फीति की दर यहाँ पे होगी। दिन ऐसे में यहाँ पे रोजगार न्यूनतम होगा, यहाँ पे उत्पादन भी न्यूनतम होगा, और बेरोजगारी एकदम पूरा अधिकतम होगी हाइपर इन्फ्लेशन वाले कंडीशन में। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन को ही हम लोग जो है वो आपका स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद हाइपर इन्फ्लेशन से धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, और यहाँ पे धीरे धीरे डिसइन्फ्लेशन का जो स्थिति है वहाँ पे थोड़ा सा आपका ये सब जो है प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हुआ था वो अभी आपका धीरे धीरे सुधार होगा। क्या होगा? धीरे धीरे सुधार होगा। उसके बाद डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के बीच में जो दायरा आएगा, ये वाला लाइन यहाँ पे, ये है आपका AD = AS, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि मतलब कि आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, बट अगर वो 0 से 3% के बीच में रहा तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला कंडीशन आएगा, जहाँ पे रोजगार ज़्यादा होगा और उत्पादन की दर भी बहुत ही ज़्यादा होगी। और जैसे ही इन्फ्लेशन रेट 3% से ज़्यादा हुआ, यानी कि 3% से जैसे ही ज़्यादा हुआ, यहाँ पे ऊपर गया 3% ज़्यादा, 3% तक गया 0 से 3, तो ये आपका कंडीशन बहुत ही अच्छा है AD = AS वाला। और 3% से ज़्यादा गया तो आपका इन्फ्लेशन, और जैसे ही आप देखिए कि यहाँ पे 6 से 7% के बीच में पहुँचा तो आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये ऐसा स्थिति है। और AD = AS वाला जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 0 से 3% के बीच में रहा तो। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में समग्र मांग ज़्यादा हो जा रही है समग्र आपूर्ति के तुलना में। ठीक है, उसके बाद ऊपर से देखिए कि ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक ना, ये समय के अनुसार ये समय दर्शा रहा है पूरा। फिर देखिए कि जब ये नेगेटिव में जाएगा तो ये देखिए कि मांग कम हो जा रहा है, आपूर्ति बहुत ज़्यादा, आपूर्ति बहुत ज़्यादा, आपूर्ति बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति बहुत ज़्यादा है, मांग कम हो रहा है, तो ये इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। ठीक ना। और इस लाइन से नीचे जो है, इस लाइन से अगर नीचे जैसे ही आइएगा तो आपका डिफ्लेशन वाला स्थिति आ जाएगा, यानी कि सप्लाई ज़्यादा और आपूर्ति ही कम हो जा रहा है। और इस लाइन से ऊपर तो आपूर्ति ज़्यादा और मतलब सॉरी आपूर्ति कम और सप्लाई, ये मांग ज़्यादा आपूर्ति कम। इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर आपूर्ति ज़्यादा, मतलब ये मांग ज़्यादा आपूर्ति कम। इस लाइन से नीचे मांग कम आपूर्ति ज़्यादा। तो ऊपर वाला को इन्फ्लेशन, नीचे वाला को डिफ्लेशन कहेंगे। नीचे हम लोग को उतना खास पढ़ना नहीं, केवल ऊपर वाला स्थिति को ही जाना है। अब आइए नीचे, तो जो आपका धीरे धीरे डिफ्लेशन आ जाएगा तो यहाँ देखिएगा कि आपका मांग हो ही नहीं रहा है, आपूर्ति ज़्यादा हो रहा है। फिर एकदम पूरा अपना चरम स्तर पे पहुँच जाइएगा, इसको एक तरह से बोलते हैं मंदी का दौर है, रिसेशन चल रहा है। यहाँ पे उत्पादन एकदम न्यूनतम हो जाएगा और यहाँ पे भी बेरोजगारी अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी अगर आपका रिसेशन आए तो भी आपका वो अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया नहीं है, और अगर आपका हाइपर इन्फ्लेशन आए तो भी आपका अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया नहीं है।
फिर यहाँ पे धीरे धीरे सुधार होगा, तो फिर देखिए कि यहाँ पे आपका रोज़गार होना स्टार्ट हो जाएगा, बेरोजगारी हल्का कम होगा। फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ इन्फ्लेशन आएगा, फिर यहाँ पे मांग ज़्यादा आपूर्ति कम, इस लाइन से ऊपर तो यही, इस लाइन से नीचे आपूर्ति ज़्यादा और मांग कम, ऐसे ही है। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। और ये है आपका मुद्रास्फीति की दर। तो मुद्रास्फीति की दर 0 से 3 रहे तो ये आपका किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है, ये वाला लाइन। और जैसे ही 3 से ऊपर जाइएगा तो आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। और जैसे ही आप देखिए कि आपका हाइपर इन्फ्लेशन में देखिए कि आपका मुद्रास्फीति की जो दर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कि जब हम लोग बोलते हैं ना उसको कि जब मुद्रास्फीति की जो दर है वो आपका एकदम मतलब कि 7-8% से ज़्यादा होने लगे, 10% से ज़्यादा होने लगे, तो आपका एकदम हाइपर इन्फ्लेशन वाला कंडीशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है क्या नहीं है, सो सारा ठीक है। अब इसी को ही हम लोग एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे डिटेल से। यहाँ पे एक जो वर्ड है स्टैगफ्लेशन और एक है आपका स्टैग्नेशन। तो देखिए स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेशन ये जो अभी बताया गया था ना, यहाँ बोला जा रहा है जो हाइपर इन्फ्लेशन है इसी को ही स्टैगफ्लेशन कहेंगे। और एकदम पूरा एकदम मंदी का जो दौर आ जाएगा, एकदम कुछ उत्पादन कब सब बंद ठप, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैग्नेशन। क्या बोलेंगे? स्टैग्नेशन। यहाँ पे न्यूनतम उत्पादन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और स्टैगफ्लेशन में एकदम गुड्स एंड सर्विसेज का एकदम बहुत ही ज़्यादा दाम हो जाएगा और यहाँ पे भी उत्पादन बहुत कम होगा। तो स्टैगफ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन को कहते हैं, और स्टैग्नेशन जो एकदम मंदी का दौर आ जाएगा उसको कहते हैं। यहाँ पे अत्यधिक मुद्रास्फीति हो जाएगी, यहाँ पे एकदम न्यूनतम उत्पादन होगा और न्यूनतम मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एकदम हाई, मुद्रास्फीति का मतलब देखेंगे दाम है ही नहीं, एकदम पूरा चीज़ों का कुछ पैसे उसका कीमतें नहीं है ऐसा। नोट विलेज में ये जो है वो आपका 70 वर्षों से अभी तक देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टैग्नेंट है। मीन्स बोला जा रहा है कि मोर और लेस लगभग ये सेम बना हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई भी ज़्यादा है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी मतलब कि रुका हुआ है और आपका महंगाई भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, स्टैगफ्लेशन का जो स्थिति है ना वो गाँव में अभी भी देखने को मिलता है, बस इतना याद रखिएगा। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका नेगेटिव होने लगे। अभी बताया गया था ना, उस लाइन के ऊपर जाइएगा तो आपका इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव में है, जहाँ पे मांग ज़्यादा आपूर्ति कम, और जैसे ही उस लाइन से नीचे आइएगा नेगेटिव में आइएगा तो आपूर्ति ज़्यादा मांग कम होने लगेगा, यानी कि उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति या फिर अविस्फीति ऐसे बोल देंगे। डिफ्लेशन में देखिएगा कि सामान बिक ही नहीं रहा है, आपूर्ति बढ़ा हुआ है और लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो उत्पादन न्यूनतम होगा। बिकॉज मांग हो तभी ना, मांग हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ये सब कंडीशन आ रहा है। यहाँ पे डिफ्लेशन में मांग हो ही नहीं रहा है, आपूर्ति बढ़ा हुआ है, सामान बिक ही नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सामान बहुत ज़्यादा है आपके पास, उसका बिक ही नहीं रहा, कोई वैल्यू ही नहीं है उसका। तो ऐसे देखिएगा कि कभी कभी टमाटर ऐसे फेंक दिया जाता है, वैल्यू ही नहीं है कुछ उसका मार्केट में, फिर ऐसा। फिर देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ एक फिर बताया जा रहा है, यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन से ऊपर जाइएगा तो हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति जन्य मंदी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसके बाद ऊपर से नीचे आइएगा तो बोलेंगे उसको डिसइन्फ्लेशन, यानी कि विस्फीति। उसके बाद 0 से 3% के मध्य में रहेगा इन्फ्लेशन रेट, तो उसको बोलेंगे रोजगार और उत्पादन की दर अधिकतम, यानी कि समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर रहेगी। फिर नीचे आइएगा तो डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति आएगी। तो इस लाइन के ऊपर जाइएगा तो आपका आपूर्ति मतलब कि मांग ज़्यादा आपूर्ति कम, और इस लाइन से नीचे तो आपूर्ति ज़्यादा मांग कम, सिंपल सी बात है। नीचे आएगा डिफ्लेशन, यहाँ पे आ जाएगा स्टैग्नेशन। फिर आपका सीधे इसमें हल्का हल्का सुधार हो तो इसको बोलेंगे रिफ्लेशन, यानी कि प्रत्याविस्फीति। और इस लाइन से जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग तो मांग ज़्यादा आपूर्ति कम, यानी कि इन्फ्लेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 से 3 वाला जो स्थिति है, यहाँ से 0 से 3% यहाँ पे फिर आपका समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर अच्छा रहेगा। फिर जैसे ऊपर बढ़िएगा फिर आपका इन्फ्लेशन वाला कंडीशन आ जाएगा, यही वाला चलते रहेगा, यही मतलब यही चीज़ है। इससे पहले अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले इन्फ्लेशन सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद आएगा आपका हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का जो कंडीशन है वो डिसइन्फ्लेशन का कंडीशन है, और इसके बाद आएगा डिफ्लेशन का कंडीशन, जब इन्फ्लेशन रेट थोड़ा बहुत नेगेटिव होने लगेगा। उसके बाद जब वो न्यूनतम में पहुंच जाएगा, मतलब कि एकदम नकारात्मक स्तर पे, उसके बाद फिर हम लोग स्टैग्नेशन के बाद आएंगे रिफ्लेशन पे, जब हम लोग देखेंगे नेगेटिव से वो पॉजिटिव की ओर जाने लगेगा, तो ऐसा है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, मतलब कि हम लोग जाएंगे पहले इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के बाद धीरे धीरे फिर हम लोग आएंगे डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन नेगेटिव में, नेगेटिव के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार होगा तो रिफ्लेशन, रिफ्लेशन से फिर इन्फ्लेशन। यही कंडीशन यहाँ पे बतलाया गया आपको, ठीक है। रिफ्लेशन मीन्स जब नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ऊपर जाने लगेंगे तो वही आपका रिफ्लेशन यानी कि प्रत्यवस्फीति है, ये वाला। ये
अब देखिए ये सब मैप वगैरह आप अभी अगर ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपका ये सब बार बार इसको आप तैयार कर लीजिएगा ना, कंठस्थ हो जाएगा ये सब मैप वगैरह डायग्राम, फिर तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्फ्लेशन हम लोग जान गए हैं कि सामान्य कीमत स्तर में जब वृद्धि होगी, और वो वृद्धि कैसे होगा, तो वो जो वृद्धि है वो आपका क्रमिक होगा और लंबे समय के लिए होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब जब इन्फ्लेशन रेट 0 से 3% के बीच में रहता है, तो वो आपका किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा स्थिति रहता है, क्योंकि यहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है, और यहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपका रोजगार भी बढ़ता है, यहाँ पे उपभोग भी बढ़ता है। तो वो हम लोग दो को डेफिनेशन समझ गए हैं, एक किसका, एक आपका ये क्या बोलते हैं AD=AS वाला, यानी कि मुद्रास्फीति मतलब सॉरी आर्थिक स्थिरता का कंडीशन, और एक आपका इन्फ्लेशन का जो है कंडीशन आता है, दोनों का डेफिनेशन हो गया है। अब हम लोग चलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, फिर हम लोग जानेंगे डिफ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन, फिर सॉरी डिसइन्फ्लेशन, ऐसे करके एक करके देखेंगे। चलिए आइए ना पहले डिसइन्फ्लेशन देखते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन के बाद आता है डिसइन्फ्लेशन का समय। इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ऊपर से नीचे आएंगे डिसइन्फ्लेशन, मतलब ये वाला कंडीशन। ये जो डिसइन्फ्लेशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति से बाहर आना, वही आपका डिसइन्फ्लेशन यानी कि बी स्फीति कहलाता है। बोला जा रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति की दर में कमी की ये स्थिति होता है, यानी कि एकदम पूरा जो हाई इन्फ्लेशन रेट है इसमें धीरे धीरे जब कमी होगा तो वही आपका डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन का धीरे धीरे समाप्त होना, ये यही आपका डिसइन्फ्लेशन कहला रहा है। इसके कारण उत्पादन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगा, साथ ही साथ बेरोजगारी में कमी होगा। क्लियर, आगे देखिए इसके बारे में। बी स्फीति यानी कि जो आपका डिसइन्फ्लेशन है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन की समाप्ति होना, और सामान्यतः जब कोई अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की दर में धीरे धीरे गिरावट आती है तो इस स्थिति को बी स्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। और इस स्थिति को बी स्फीति कहा जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादन दर और साथ ही साथ रोजगार दर इसमें वृद्धि होता है। उत्पादन दर यानी कि मीन्स जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। उत्पादन जो है वो आपका जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। उपभोग यानी कि जीडीई यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है। और आय यानी कि इनकम जो है वो आपका जीडीआई यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम से जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ेगा तो निर्भरता आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि डिपेंडेंसी हम लोग का भी बढ़ेगा, यानी कि हम लोग आयात आधारित मतलब सॉरी निर्यात ने आयात आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो हम लोग विकासशील देश ही कहलाएंगे। और जैसे ही हम लोग का बेरोजगारी दर कम होगा तो हम लोग निर्भरता भी कम होगा, देने से में हम लोग जो है वो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और भी याद रखिएगा। उत्पादन मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उपभोग यानी कि जीडीई एक्सपेंडिचर, और इन आय जो है वो आपका जीडीआई यानी कि इनकम से जुड़ा हुआ है, जीडीआई इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलिए डिफ्लेशन यानी कि जो नेगेटिव में हम लोग जाते हैं। तो जब वस्तु और सेवाओं का सामान्य कीमत स्तर में कमी आती है और मुद्रास्फीति की दर जो है वो आपका नकारात्मक हो जाता है, मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन कहते हैं। और सामान्यतः अपस्फीति की स्थिति मुद्रा आपूर्ति में कमी या फिर आय में कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो जो डिफ्लेशन का जो स्थिति है, जब आपका मुद्रा आपूर्ति में एकदम कमी हो जाएगा, पैसा आ ही नहीं रहा मार्केट में, साथ ही साथ जब आय में कमी हो जा रहा है, तो ऐसे में मांग होगा ही नहीं, तो एकदम पूरा आपूर्ति बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब चीज़ों एकदम कोई बिक ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इस स्थिति में समग्र आपूर्ति जो है वह समग्र मांग से बहुत अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप देखिएगा कि आप वस्तु और सेवाओं के कीमत में लगातार क्या हो जाएगी, वस्तु और सेवाओं की कीमत में लगातार कमी आती है। परिणाम स्वरूप देखिएगा कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है, यानी कि जो आपका मुझे बोलते हैं हम लोग क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, तो जो मुद्रा का जो क्रय क्षमता जो है वो एकदम एकदम क्या हो जाएगा, लगातार उसमें क्रय क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। और इस स्थिति को आपूर्ति अधिक्य यानी कि आपूर्ति अधिक्य यानी कि एक्सेस सप्लाई की स्थिति भी कहा जाता है। आपूर्ति अधिक क्या है क्या नहीं समझिए, मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है, चीज़ों को खरीद नहीं रहे, देन ऐसे में क्या हो जाएगा, आपूर्ति बहुत हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, चीज़ों का दाम एकदम गिर गया है। इसमें आप देखिएगा कि मुद्रा का जो क्रय क्षमता वो बढ़ गया है। पहले आप देखिएगा अभी 10 रुपये में 1 kg टमाटर ले रहे हैं, तो जब एकदम आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो देखिएगा 10 रुपये में आप 5 kg टमाटर ले लीजिएगा, 2-2 रुपये kg, ऐसा भी हो जाएगा। एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि इंडिया में कभी भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, मींस डिफ्लेशन की स्थिति कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देन यहाँ पे मांग यानी कि डिमांड जो है वो कभी भी कम नहीं होगा, तथा हमारा जो आयात है वो अदर कंट्री पे हमेशा डिपेंडेंसी जो है हम लोग का है डिपेंडेंसी वो हमेशा हाई रहता है।
और एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसी का व्यय जो है किसी का आय वो होता ही कि नहीं, होता है कि नहीं है। तो कोई अगर व्यक्ति खर्चा कर रहा है तो वो किसी के लिए आय यानी कि इनकम जनरेट हो रहा है, तो किसी का व्यय किसी का आय ये होता है। गर्लफ्रेंड पे खर्चा कीजिएगा, देन किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे आय हो रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन टूटने से भी इन्फ्लेशन होता है, वस्तु आ ही नहीं रहा है मार्केट में, देन इन्फ्लेशन ऐसे भी आ रहा है ना। तो सप्लाई चेन जो आपका सप्लाई चेन है, जो आपूर्ति जो श्रृंखला है वो भी अगर टूटा तो इससे भी महंगाई होगा, क्योंकि वस्तु के जब आएगा नहीं मार्केट में देन उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अफ्रीका में कोविड ज़्यादा अटैक नहीं कर पाया बिकॉज मोस्टली जो पीपुल है वो ग्रामीण और जंगलों में जड़ी बूटी यही सब यूज करते थे, देन उन लोग का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग था, तो उन लोग जो है वो कोविड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं हुए। ठीक है। और लास्ट में है कि इस स्थिति को आपूर्ति अधिक यानी कि एक्सेस सप्लाई की स्थिति कहा जाता है। ये जो स्टार्टिंग वाला लाइन था ना यहाँ पे कि मुद्रा की परिणाम स्वरूप मुद्रा की जो क्रय क्षमता है इसमें वृद्धि हो जाती है और इस स्थिति को आपूर्ति अधिक यानी कि एक्सेस सप्लाई की स्थिति हम लोग कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन समझ में आ गया होगा। डिफ्लेशन क्या हम लोग समझ रहे, देखिए ऐसे हैं, यहाँ से गए तो ये आपका 0 से 3%, तो ये आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला कंडीशन आया। जैसे ही इससे हम लोग आगे बढ़े तो इन्फ्लेशन, जैसे ही एकदम पूरा ऊपर चले गए तो हाइपर इन्फ्लेशन, ऊपर से जैसे हम लोग नीचे आए तो ये आपका हो जाएगा डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन के बाद जैसे नेगेटिव में गए तो आपका हो जाएगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से यहाँ पे जब चरम एकदम पूरा ये चरम अविस्फीति में गए तो उसको बोलेंगे स्टैग्नेशन। यहाँ से सुधार होगा तो आपका कहलाएगा डिफ्लेशन। ठीक है ना। डिफ्लेशन के बाद फिर से आपका ये वाला है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर आपका इन्फ्लेशन, फिर स्टैगफ्लेशन। तो अभी हम लोग जो है पहले तो हम लोग इसको जाने, देखिए हाइपर इन्फ्लेशन के बाद का स्थिति ये वाला, इसको जाने, फिर हम लोग जाने डिफ्लेशन वाला, अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेशन वाला ये वाला। आइए रिफ्लेशन के बारे में देखते हैं। रिफ्लेशन को ही जो है वो आपका प्रत्यव स्फीति कहा जाता है। रिफ्लेशन को प्रत्यव स्फीति कहा जा रहा है। रिफ्लेशन को प्रत्यव स्फीति कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जनरली मंदी की जो स्थिति होती है यहाँ पे मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो एकदम पूरा हाई रहता है मंदी के टाइम, रिसेशन के टाइम में। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे मांग हमेशा जो है वो बना रहेगा, बना ही रहेगा, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, मांग जो है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और इसी घटना को ही हम लोग जो है वो आपका स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन जो है वो आपका स्टैगफ्लेशन ही स्टैग्नेशन कहते हैं इसको, स्टैग्नेशन। और यहाँ पे मंदी बहुत ज़्यादा रहेगा, उत्पादन बहुत कम होगा, मांग बहुत ज़्यादा होगा और आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपका स्टैगफ्लेशन है। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मांग ही नहीं है तो उत्पादन कम होगा, कम होगा, देन मंदी की स्थिति में आ जाएंगे हम लोग। और मंदी से जब कोई अर्थव्यवस्था जब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति की दर में धीरे धीरे सुधार होता है। तो इसी कंडीशन को ही हम लोग जो है वो रिफ्लेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे स्टैगफ्लेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका स्टैग्नेशन, क्योंकि स्टैग्नेशन से ही हम लोग जो है वो आपका रिफ्लेशन की स्थिति में जाते हैं। पर भयानक मंदी आएगा उसी को हम बोलेंगे स्टैग्नेशन, और वही भयानक मंदी से हम लोग जब सुधार की ओर जाएंगे तो वही आपका रिफ्लेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैग्नेशन, स्टैगफ्लेशन नहीं होगा, स्टैग्नेशन होगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टैगफ्लेशन में अत्यधिक मुद्रास्फीति होती है और स्टैग्नेशन में भी मुद्रास्फीति कुछ होती, मतलब कि समझेंगे कोई चीज़ों का कुछ वैल्यू नहीं है ऐसा। नोट आगे देखिए, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, इन सभी कंट्री में देखिएगा उत्पादन तो हो रहा है बट मांग ही नहीं है वहाँ पे। देन मांग नहीं है तो गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत जो है वहाँ पे गिरने लगेगा। देन ऐसे में सरकार जो है वो गवर्नमेंट मजबूर करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, और इसी को ही नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। देखिए नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सभी देश में देखिए उत्पादन तो बहुत हो रहा है बट वहाँ पे मांग ही नहीं है। मांग क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है। तो वहाँ पे मांग नहीं है तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमत है वो गिरने लगेगा, और ऐसे में जो सरकार है वो मजबूर करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदो ताकि आप खर्च करोगे, और इसी को ही हम लोग नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। देन अविस्फीति मतलब क्या बोले हम, यानी कि डिफ्लेशन का जो समय आएगा तो गवर्नमेंट जो है वो ब्याज दर को नेगेटिव कर देगा ताकि तुम बैंक में पैसा रखो ही मत। देखो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट यानी कि आप जब बैंक में पैसा रखोगे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं बल्कि और पैसा आपसे काट लिया जाएगा, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। और आप जनरली भारत में बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक आपको ब्याज देगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट।
तो जब अपस्फीति यानी कि डिप्रेशन का कंडीशन आएगा तो नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ब्याज दर को नेगेटिव कर देता है, ताकि तुम पैसा जो है बैंक में रखो ही मत, उसको खर्च करो और ज़्यादा ज़्यादा खर्च करो, क्योंकि जब आप खर्च करोगे इससे मांग बढ़ेगा और इससे जो है आपका इन्फ्लेशन जो है वो बना हुआ रहेगा, इन्फ्लेशन हाई रहेगा। और इंडिया में जो अपस्फीति की जो स्थिति है वो कभी आएगी नहीं। यहाँ पे बेसिक नीड, फूड, हेल्थ, गुड, सर्विसेज, इन सभी की मांग जो है वो हमेशा बनी रहेगी। देन यहाँ पे कभी भी डिफ्लेशन वाला, अपस्फीति वाला जो कंडीशन है वो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग को सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है। अब आइए रिफ्लेशन के बारे में और भी डिटेल से बताया जा रहा है। रिफ्लेशन के बारे में वहाँ पे केवल बेसिक समझाया गया था, यहाँ पे डिटेल से बताया जा रहा है। बोला जा रहा है रिफ्लेशन के बारे में कि जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आता है तब जो नेगेटिव मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसमें धीरे धीरे सुधार आता है। यानी कि मंदी यानी कि स्टैग्नेशन से जैसे आप सुधार कीजिएगा, यहाँ पे डिफ्लेशन, यहाँ पे स्टैग्नेशन, यहाँ से जैसे सुधार कीजिएगा तो इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। तो जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी से यानी कि यहाँ से बाहर आता है, यानी कि नेगेटिव मुद्रास्फीति की दर से धीरे धीरे वो पॉजिटिव में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। क्लियर। और रिफ्लेशन की स्थिति में सरकार जो है, सरकार और केंद्रीय बैंक, इनके द्वारा क्रमशः विस्तारवादी राजकोषीय नीति तथा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब आपका रिफ्लेशन का कंडीशन आएगा तब गवर्नमेंट यहाँ पे विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा और विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। यानी कि लोग जो है वो पैसा मार्केट में पैसा भेजेगा सरकार, ताकि लोग जो है वो खर्च करें। और वहीं जब आपका इन्फ्लेशन वाला कंडीशन आ जाएगा तो यहीं पे जो सरकार है वो संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा, साथ ही साथ संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन? क्योंकि जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब सरकार के पास आएगा, कंडीशन जब मार्केट में आएगा तो सरकार ऐसे में डिमांड को कम करने के लिए इनकम को कम करेगा, तो ऐसे में संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा और संकुचनवादी मौद्रिक नीति का भी प्रयोग करेगा। इसके अलावा जब देखेगा कि मार्केट में पैसा है ही नहीं और उत्पादन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो है वो पोस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया है, क्योंकि वो उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, उत्पादन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में जो सरकार है वो आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, ताकि समग्र मांग में वृद्धि किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति मीन्स सरकार जो है वो खर्चा व्यय करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि लोक वित्त के माध्यम से। इससे लोगों के पास इनकम जाएगा, देन लोग जो है वो डिमांड करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज का मांग बढ़ेगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वो भी अपना बैंक दर को घटाना चालू कर देगा, कभी कभी नेगेटिव में लेके ये चल जाएगा। जापान में भी यही होता है। देन लोग जो है वो अपना पैसा, लोगों का जो पैसा, लोग जो है वो पास पैसा अधिक, देन कोई लोन नहीं लेगा। ऐसे में वो देश विकासशील देशों में कैपिटल लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापान जो है वो इंडिया में बुलेट लगाएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा देखिए भारत में भी कभी कभी क्या कर देता है कि जब डिफ्लेशन वाला कंडीशन आता है ना, तो ऐसे में क्या करता है कि आरबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है, बैंक दर जो है वो अपना घटाना चालू कर देगा और कभी कभी वो एकदम नेगेटिव में ले जाएगा। यानी कि आप पैसा रखिएगा बैंक में तो ऐसे में आपसे और पैसा काट लिया जाएगा, आपको पैसा इंटरेस्ट देगा नहीं। ऐसे में क्या कीजिएगा, बैंक में पैसा रखिएगा नहीं, तो आप उस पैसा को घर में रखिएगा। दिन पैसा घर में रखिए तो उसको आप कहीं ना कहीं खर्च कीजिएगा, नहीं होगा तो आप देखिएगा कि कभी बहुत सारा जापान उपान में देखिएगा कि वहाँ पे जो है वो आपका वहाँ का जो बैंक जो है, यानी कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो आपका मतलब कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा देता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे में क्या करेगा, उन लोग जो है वो पैसा खर्च करेगा या फिर वो दूसरे विकासशील देशों में जो है पैसा लगा देगा, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा देगा, कहीं पे पूंजी में पैसा लगा देगा। ऐसा इसलिए करता है ताकि उन लोगों का पैसा खर्च हो, अपने वहाँ पे बैंक में जमा नहीं करेगा। तो ये सभी घटना आप याद रखिएगा। तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति मतलब गवर्नमेंट जो है पैसा खर्चा करना स्टार्ट करेगा, और संकुचनवादी राजकोषीय नीति में तो मतलब कि गवर्नमेंट जो है मार्केट से पैसा खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, इसको भी आप जो है वो याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी आप थोड़ा सा देख ही लीजिए। बोला जा रहा है कि डिफ्लेशन के दौरान सरकार के द्वारा फिस्कल स्टिमुलस और बैलेट पैकेज ये सभी प्रदान किया जाता है।
यानी कि जब बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो रहा है, यानी कि आपका आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो रहा है, मांग बहुत कम है, देन ऐसे में सरकार जो है वो किसी लोगों का पैसा नहीं है तो वो फिजिकल स्टिमुलस देगा या फिर बेल आउट पैकेज ये सभी प्रदान करेगा। जैसे कि 2008 में देखिएगा कि सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस के बाद जो है यूएसए जो गवर्नमेंट है, तो सब प्राइम क्राइसिस के बाद यूएसए के द्वारा किया गया था, उसी प्रकार भारत सरकार के द्वारा फिजिकल स्टिमुलस प्रदान किया गया था, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी कहा जाता है। अच्छा देखिए, जब 2008 में आपका सब प्राइम क्राइसिस आया था, उसके बाद देखिए कि फिजिकल स्टिमुलस का प्रयोग किया था यूएसए गवर्नमेंट। उसी तरह भारत में भी जब कोविड-19 आया था, तो ऐसे में कोविड-19 के टाइम में भारत भी जो है वो फिजिकल स्टिमुलस प्रदान किया था, भारत सरकार भी, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहते हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के द्वारा मांग में वृद्धि करवाना था लोगों के माध्यम से, और साथ ही साथ रोजगार में भी उत्पादन करना था। रोजगार में उत्पादन यानी कि जीडीपी में वृद्धि करवाना था, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। तो डिफ्लेशन के दौरान सरकार के द्वारा फिजिकल स्टिमुलस और साथ ही साथ बेल आउट पैकेज प्रदान किया जाता है। जैसे 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के बाद यूएसए सरकार के द्वारा जो है वो फिजिकल स्टिमुलस प्रदान किया गया था, ठीक उसी प्रकार कोविड-19 के समय भारत सरकार के द्वारा फिजिकल स्टिमुलस प्रदान किया गया था, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहते हैं, और जिसका मेन पर्पस था कि इसका मेन उद्देश्य था कि लोगों के द्वारा मांग में वृद्धि करवाना है और साथ ही साथ रोजगार में भी उत्पादन करवाना है, ठीक है। अब नोट, फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि सभी सब सेक्टर को दिया जाता है फिजिकल स्टिमुलस, ये आपका एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस में, सभी सेक्टर को ये दिया जाता है, और ये खास करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को ये मोस्टली दिया जाता है फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस क्या है, तो एक प्रकार की ये लोन ही है, और ये जो लोन है वो आपका कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कम इंटरेस्ट रेट पे ही दिया जाता है ये लोन। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेल आउट पैकेज। तो बेल आउट पैकेज के बारे में बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट को, बैंकों को ये दिया जाने वाला लोन है। तो देखिए, बेल आउट पैकेज जो है वो आपका फाइनेंशियल जो भी मार्केट है इसको लोन दिया जाता है, इसके अलावा बैंकों को भी लोन दिया जाता है बेल आउट पैकेज के माध्यम से। तो फिजिकल स्टिमुलस ये सभी सेक्टर को लोन देता है कम इंटरेस्ट रेट पे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया इत्यादि को, और बेल आउट पैकेज ये फाइनेंशियल मार्केट को और साथ ही साथ बैंकों को ये लोन देता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, इसमें एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो भी उद्योग है इन सभी को लोन दिया जाता है, और जिसका जो गारंटर है वो सरकार खुद बनेगा, ठीक ना। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत जो छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रोजगार यही जनरेट करता है, तो इससे इन सभी उद्योगों को लोन दिया जा रहा है जिसका गारंटर बन रहा है सरकार, ठीक है। गरीब कल्याण योजना, इसके अलावा पोषण अभियान जिसमें हम लोग प्रोटीन, आयरन गोली ये सभी फीमेल वगैरह को मिल रहा है, तो गरीब कल्याण योजना हो गया, पोषण अभियान हो गया, ये सभी लॉकडाउन के समय में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? जनता के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। और एमएसएमई सेक्टर ही सबसे ज़्यादा जो है वो रोजगार देता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारत जो है वो ये लॉकडाउन के टाइम में जो आपका बेल आउट पैकेज दिया था, मतलब ये फिजिकल स्टिमुलस दिया था जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहते हैं, जो कि आपका देखिएगा कि इसमें जो है वो आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत जो आपका एमएसएमई सेक्टर है इसको 3.16 लाख करोड़ ये दिया गया था, जिसमें देखिएगा कि आपका 20 लाख करोड़ का ये पैकेज आया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ का था, जिसमें 3.16 लाख करोड़ तो केवल एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कंडीशन जानते हैं, वो है आपका स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन क्या है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट या फिर विरोधाभासी स्थिति है। विरोधाभासी एकदम कंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है स्टैगफ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था में। अब विशिष्ट है मतलब कि ये यूनिक है। कैसे है वो देख लीजिए, जिसके अंतर्गत स्टैग्नेशन मंदी के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति की दर होती है। स्टैग्नेशन को ही हम लोग बोलते हैं एकदम अति उच्च मंदी, स्टैग्नेशन, और अति उच्च मुद्रास्फीति को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक यूनिक और एक कंट्रोडक्टरी वाला कंडीशन होता है, और इसके अंतर्गत स्टैग्नेशन मंदी के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति की दर भी होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन का जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, रोजगार का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा न्यूनतम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मुद्रास्फीति की दर यहाँ पे बहुत ही अधिक पाई जाती है। सामान्य अगर स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थितियों में बेरोजगारी बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या होती है, तो कमी होती है।
क्योंकि समग्र मांग में क्या होती है, कमी आती है। सामान्य स्थिति में जब भी बेरोजगारी बढ़ेगा, मतलब लोगों का पैसा नहीं आएगा, तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। और क्योंकि समग्र मांग में कमी आएगी, मांग में कमी होगा तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य में भी कमी होगा बाद में। और किंतु स्टैगफ्लेशन का जो अवस्था है इसमें उच्च बेरोजगारी होगा, तो उच्च बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति का दर भी ज़्यादा रहेगा। देखिए सामान्य स्थिति में इन जनरल देखिएगा कि अगर लोग बेरोजगार हैं तो लोगों के पास आय नहीं है, लोगों के पास जब आय नहीं है तो वो मांग नहीं करेंगे, और जब वो मांग नहीं करेंगे तो समग्र मांग में कमी आएगी, समग्र मांग में कमी आएगी तो ऐसे में आपका देखिएगा कि ये जो है वो वस्तु और सेवा का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा बाद में। लेकिन जब स्टैगफ्लेशन का कमी स्थिति जब आएगा स्टैगफ्लेशन का, तो वहाँ पे देखिएगा कि बेरोजगारी दर भी एकदम हाई रहेगा, और इसके साथ साथ एकदम पूरा उच्च मुद्रास्फीति की दर यानी कि हाई इन्फ्लेशन रेट भी रहेगा। समझ में आया ये लाइन? ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आपको पता होना चाहिए। अब 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के कई सारे प्रकार होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार, तो बोला जा रहा है कि मुद्रास्फीति की दर के अनुसार, मतलब इन्फ्लेशन रेट के अनुसार मुद्रास्फीति को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो इन्फ्लेशन रेट के आधार पर मुद्रास्फीति को हम लोग जो है वो 4-5 प्रकार में बांटते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है आपका रनिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कूदती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। और पांचवा है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यही आपका इन्फ्लेशन रेट के आधार पर मुद्रास्फीति का 5 गो प्रकार होता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे सभी को। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम लोग जानेंगे, और वो है आपका रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो बोला जा रहा है कि जब मुद्रास्फीति की जो दर है वो आपका 1% से लेकर 3% के बीच में रहता है, तो इसी को ही हम लोग जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस प्रकार की मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर होता है। देन ऐसे में क्या होगा, एकदम एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार भी उच्च होगा, उत्पादन भी उच्च होगा, और बेरोजगारी एकदम निम्न होगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। ठीक है, समझ में आया? तो 1 से 3 के बीच में रहे तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और ये समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होगा, और ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है, वो है आपका चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग वॉकिंग या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति की जो दर है वो आपका 3% से लेकर 7% के मध्य में होता है। ठीक है ना, तो 3 से 7 के मध्य में होता है चलती हुई मुद्रास्फीति में। उसके बाद 7 से 10 के बीच में कहाँ पे होता है, और 7 से 10 के बीच में जो होता है वो आपका, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोटिंग यानी कि ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। अच्छा देखिए, ऐसे याद रखिएगा। एक से 3 तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। 3 से 7 तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। 7 से 10 तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। फिर देखिएगा आप तो पाइएगा कि 10 से 20 तो इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग भागती हुई यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन। फिर देखिएगा कि आपका 20 के बाद देखिएगा कि 10-20 के फिर देखिएगा कि आपका जो है लगभग मतलब कि 20 के बाद अगर डबल डिजिट के बाद में देखिए 20 के बाद वो बढ़ने लगे, लगभग ये एकदम पूरा 99 से लेके 99%, 100% तक चला जाए, 99% से लेके 100% तक चला जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे गैलोपिंग यानी कि कूदती हुई मुद्रास्फीति। और कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन देखिएगा कि जहाँ पे कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा
2000 3000 तक आगे तक चला जाएगा, मतलब कि 4 डिजिट 5 डिजिट में चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब इससे ज़्यादा तो आपका हाइपर इन्फ्लेशन, याद रखिएगा। 1 से 3 तो क्रीपिंग, 3 से 7 तो आपका वॉकिंग, 7 से 10 के बीच में रहा तो ट्रोटिंग, 10 से बीच रहा तो आपका रनिंग, उसका 20 से ज़्यादा 99 100 तक पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे गैलोपिंग, और 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर? बस इसी लाइन को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 7 के बीच में। तो बोला जा रहा है कि जब मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3% से 7% के मध्य में होती है तो इसको हम लोग चलती हुई यानी कि जो है वो आपका वर्किंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और वहीं जब मुद्रास्फीति की दर 7% से लेकर 10% के मध्य में होता है तो उसको हम लोग ट्रोटिंग यानी कि तेज़ी से चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे देखिए, विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री और अल्प विकसित यानी कि अंडर डेवलप जो भी कंट्री है यानी कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वहाँ पे मुद्रास्फीति का एक सामान्य घटना है। और इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो आपका 7% के आसपास में ही देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को दो आधार पे WPI और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है। एक इसका मापने का एक और तरीका जिसको हम बोलते हैं GDP डिफ्लेटर, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इंडिया में 3% से कम लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, केवल शॉर्ट टर्म के लिए हुआ था, जहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर था। बट हम लोग अभी इन्फ्लेशन में देखिएगा इंडिया में 7% लगभग इन्फ्लेशन रेट रहता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रीपिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो आपका जो देख रहे हैं हम लोग ये वर्किंग इन्फ्लेशन और आपका ट्रोटिंग इन्फ्लेशन के बारे में बोला जा रहा है कि चलती हुई मुद्रास्फीति गरीबों और वंचितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जबकि जो ट्रोटिंग इन्फ्लेशन है वो मध्य वर्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। देखिए, जब इन्फ्लेशन रेट 1 से 3 तक रहेगा तो सभी वर्ग के लिए वो बेहतर है, लेकिन जैसे वो 3 से 7 के बीच में रहेगा यानी कि आपका चलती हुई मुद्रास्फीति रहेगी तो वो आपका गरीबों और जो आपका वंचित वर्ग है उसको वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7 से 10 के बीच में चलेगा यानी कि ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, तो वो जो आपका मध्य वर्ग है इसके लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। चलती हुई मुद्रास्फीति जो है वो सरकार के लिए चेतावनी होती है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया है। मीन्स गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए खराब स्थिति माना जाएगा। तो चलती हुई देखिएगा तो 3 से 7 के बीच में चलती हुई मुद्रास्फीति रहती है, चलती हुई मतलब कि मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे देखिए जब आपका 3 से 7 के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो यही गवर्नमेंट के लिए चेतावनी का टाइम आ जाएगा, वार्निंग का टाइम, कि अगर अभी आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कीजिएगा किसी भी तरह से तो यहाँ पे फिर आपके लिए जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो 3 से 7 के बीच में रहे तो वो आपका मतलब कि जो भी वंचित वर्ग है जो भी निम्न वर्ग है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन्फ्लेशन। लेकिन 7 से 10 के बीच में ट्रोटिंग इन्फ्लेशन में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा जो आपका मध्यम जो वर्ग है, मीडियम जो आपका क्लास है उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यही 3 से 7 वाला जो है चलते हुए मुद्रास्फीति जो है वही एक तरह से वार्निंग है गवर्नमेंट के लिए कि कंट्रोल कर लीजिए भैया मुद्रास्फीति को। तीसरा पॉइंट जो है वो आएगा आपका रनिंग इन्फ्लेशन, और रनिंग इन्फ्लेशन जो है वो आपका 10 से 20% के मध्य में रहता है जिसको हम लोग भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसमें मुद्रास्फीति का जो दर है वो आपका 10% से लेकर 20% के मध्य में होता है। अब बोला जा रहा है कि भागती मुद्रास्फीति जो है वो आपका वंचित समूहों और मध्यम वर्ग दोनों को नकारात्मक रूप से जो है वो आपका प्रभावित करती है। तो ये वंचित समूह को भी और मध्यम वर्ग को भी ये प्रभावित करेगी। फिर है आपका नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि कूदती हुई मुद्रास्फीति। इसको जो है वो हम लोग जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं, आपका हॉपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये सभी बहुत नाम है इसका। और इसमें देखिएगा इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका 99 से 100% के बीच में रहेगा। तो बोला जा रहा है कि जब मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3 अंकों के आसपास पहुंच जाएगी तो इसे ही हम लोग कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि USSR के टूटने के बाद रूस की जो मुद्रास्फीति है वो लगभग 3 से लेकर 4 डिजिट के मध्य में चली गई थी। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति का जो दर है वो आपका 3 डिजिट के लगभग आसपास पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और ये कंडीशन USSR के टूटने के बाद रशिया का हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका 5वां आ जाएगा। एक मिनट कट गया। और नेक्स्ट जो है वो आपका 5वां आ जाएगा, और 5वां है आपका हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हम लोग चरम मुद्रास्फीति कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो बोला जा रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन में इसको हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित मुद्रास्फीति। तो बोला जाता है कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति को ही जो है वो आपका चरम मुद्रास्फीति कहा जाता है।
ये एकदम अनकंट्रोल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिसमें मुद्रास्फीति की दर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है इसमें मुद्रास्फीति की दर में। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुद्रा की जो खरीद क्षमता है उसमें लगातार कमी आती है, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों का जो विश्वास है वो घरेलू मुद्रा से एकदम उठ जाता है। आप देखिएगा कि अफ्रीका में देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका सॉरी देखिए, जैसे देखिएगा जिम्बाब्वे हो गया, अफ्रीका हो गया, वेनेजुएला हो गया, वहाँ पे चरम मुद्रास्फीति की दर जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ पे उन लोगों का जो घरेलू जो मुद्रा है उससे उन लोगों का विश्वास उठ गया है। वहाँ पे एक एक थैला, एक एक झोला लेके जा रहा है लोग सब्जी खरीदने के लिए, इतना पैसा लग रहा है। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक स्थिति है भाई। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति को चरम मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति की दर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की जो खरीद क्षमता है इसमें लगातार कमी आती है, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जो रहने वाले जो लोग हैं इन लोगों का विश्वास घरेलू मुद्रा से एकदम उठ जाता है, और परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा वैकल्पिक अस्थायी मुद्रा को फिर अपना लिया जाता है। वैकल्पिक अस्थायी मुद्रा को यानी कि दूसरे देश का मुद्रा को अपनाया जाता है, जिससे वर्तमान समय में जिम्बाब्वे जो सरकार है और साथ ही साथ जो आपका वेनेजुएला है, यहाँ पे चरम मुद्रास्फीति की दर देखने को मिल रही है जिम्बाब्वे में और आपका वेनेजुएला में। परिणाम स्वरूप जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के द्वारा अपने घरेलू मुद्रा को रिप्लेस करके यूएस डॉलर, जापान का येन, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, इसके अलावा चीनी युआन इत्यादि से प्रतिस्थापित यानी कि उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट जो है वो अपने घरेलू मुद्रा को रिप्लेस करके उसके जगह पे यूएस डॉलर को, चीनी युआन को, जापान का येन को और दक्षिण अफ्रीका का रैंड को, इसको वहाँ पे रिप्लेस करने का काम कर रहा है। किंतु चरम मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो अभी भी विद्यमान है वहाँ पे, और इस कारण देखिएगा तो वहाँ का जो सरकार है, इस कारण जो है बोला जा रहा है कि इस कारण जो वहाँ का जो सरकार है उसके द्वारा भारतीय रुपये को भी अपनाने का विचार किया जा रहा है। तो भारतीय रुपयों को भी अपनाने का जो है वो विचार किया जा रहा है ताकि चरम मुद्रास्फीति की जो स्थिति है इसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर भारतीय रुपये को अगर अफ्रीका में अपनाया जाएगा, जिम्बाब्वे में अपनाया जाएगा, वेनेजुएला में अपनाया जाएगा, तो भारतीय मुद्रा का भी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा, और इससे जब बढ़ेगा तो फिर हम लोग भी जो है डॉलर के मुकाबले हम लोग का भारत का जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है वो प्रॉब्लम वो कम होगा। इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से दाल वगैरह आयात करता है, और देन ऐसे में इंडियन रुपी मार्केट में आएगा सुलभता से, ठीक है ना। तो इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से दाल वगैरह जो है आयात करता है, ठीक है ना। तो ऐसे में दाल वगैरह आयात करता है मतलब कि खरीदता है, तो वो अपना इंडियन रुपी उसको देगा, तो वो अपने वहाँ पे देश में उसको चलाएगा इंडियन रुपी, तो ऐसे में इंडियन रुपी का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रयास तो करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पे मुद्रास्फीति को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर मुद्रास्फीति को फिर से 3 भागों में बांटेंगे, जैसे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके अलावा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति, और एक है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये सभी क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग कल की क्लास में जानेंगे इन सभी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो आज ये आपका इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 4 था, और इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक इन्फ्लेशन को स्टार्ट किए हैं, और इन्फ्लेशन का ये क्लास नंबर 1 था, और इसमें भी हम लोग बहुत सारा बेसिक चीज़ों को हम लोग समझे हैं। जैसे अगर हम लोग देखें आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़े हैं एक बार हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति क्या होता है, फिर हम लोग जाने कि AD = S यानी कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति की जब बराबर होता है उसका ग्राफ क्या है, फिर हम लोग जाने समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह का कंडीशन बनता है। जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। फिर पढ़े कि समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, तो उसको हम लोग बोलेंगे द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। और एक कंडीशन आता है समग्र मांग कम हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन यानी कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग समग्र मांग जब ज़्यादा होगा समग्र आपूर्ति से, तो उसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक जगह देखें कि समग्र मांग में वृद्धि होगा लेकिन आपूर्ति कांस्टेंट रहेगा, तो वो जो है वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा। फिर हम लोग जाने एगो कि समग्र मांग जो है वो नियत रहेगा कांस्टेंट रहेगा बट आपूर्ति में ही कमी हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ तक जाने हम लोग
फिर हम लोग पढ़े कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन तीनों में अंतर क्या है, इन सभी के बारे में जाने, एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझे। फिर हम लोग मुद्रास्फीति क्या है उसका हम लोग पूरा परिभाषा जाने डिटेल से। उसके बाद हम लोग किन्स के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है वो हम लोग जाने। उसके बाद फिर हम लोग जाने कि मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ कुछ संकल्पनाएं हैं, उस संकल्पनाओं से संबंधित एक ग्राफ जाने। ग्राफ में हम लोग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन, फिर आपका स्टैग्नेशन, फिर रिफ्लेशन, ये सभी क्या है उन सभी ग्राफ में हम लोग देखे एक एक करके। उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टार्ट किए, इन्फ्लेशन क्या है वो हम लोग जाने। फिर हम लोग जाने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला कंडीशन क्या है वो हम लोग जाने। फिर आपका हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है वो जाने। फिर डिस इन्फ्लेशन क्या होता है वो हम लोग जाने। फिर डिफ्लेशन नेगेटिव में जो जाता है उसको हम लोग क्या होता है वो जाने। डिफ्लेशन के बाद हम लोग स्टैग्नेशन क्या होता है वो जाने। फिर हम लोग रिफ्लेशन क्या होता है वो हम लोग जाने। रिफ्लेशन के बाद देखिएगा कि आपका इन्फ्लेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक का बात हम लोग समझ गए थे। उसके बाद हम लोग देखिए मुद्रास्फीति का प्रकार देखिए, जो कि आपका इन्फ्लेशन रेट के आधार पर था वो हम लोग जाने, जिसमें हम लोग देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, फिर हम लोग जाने वॉकिंग इन्फ्लेशन है, फिर हम लोग जाने ट्रोटिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद हम लोग देखें कि रनिंग इन्फ्लेशन है, फिर हम देखें कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जिसको जंपिंग इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन या फिर हॉपिंग इन्फ्लेशन कहा जा रहा है। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखें हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन का जो अभी कंडीशन है वो आपका जिम्बाब्वे में, वेनेजुएला में चल रहा है। यहाँ तक की बातें हम लोग पढ़ चुके हैं और ये जो है वो आपका पूरा डिटेल से यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब कल के क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है, लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है, इसके अलावा जो आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो है वो क्या होता है, ये सभी जानेंगे। इन तीनों का ग्राफ जानेंगे, इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन के बारे में भी जानते हैं। फिर हम जानेंगे कि लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है, उसके कारण क्या है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, उसके कारण क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय क्या है। तो इसका 3 तरह का उपाय होता है। एक तो आपका है मौद्रिक नीतिगत उपाय, जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरा है राजकोषीय नीतिगत उपाय, जो कि भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है ये कदम। और तीसरा है आपका प्रशासनिक उपाय, जो कि आपका लागत जनित मुद्रास्फीति को ही ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है। फिर देखेंगे कि जो आपका आरबीआई के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है मौद्रिक नीतिगत उपाय, वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा जो उपाय उठाया जा रहा है राजकोषीय नीतिगत उपाय, वो आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को ज़्यादा कंट्रोल करता है। फिर जो आपका प्रशासनिक उपाय है वो भी आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को ज़्यादा कंट्रोल करता है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इस टॉपिक को कवर करने में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग जो है वो पूरा इसी को ही कंप्लीट जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका जो है क्लास नंबर 4 इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मतलब ये पहला पार्ट, अब इसका 2-3 पार्ट और आएगा। उसके बाद हम लोग इन्फ्लेशन टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो इसी तरह आप बस वीडियो में बने रहिए, लगातार इसको देखते रहिए। तो धीरे 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 हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हर्डल है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।